मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आए गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना यूरिन फॉर्मेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, और जिसमें हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन का रासायनिक कंपोजिशन क्या है, कि यूरिन के अंदर क्या क्या केमिकल्स आपको मिलते हैं। और ये हमने कल लास्ट क्लास के अंदर देखा था। तो उसमें हमें पता चला कि उसमें वाटर होता है लगभग 95%, यूरिया होता है 2.6%, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लगभग 2%। उसके अलावा यूरिक एसिड 0.3%, क्रेटेनाइन 0.3%, अमोनिया 0.3% और हिप्यूरिक एसिड 0.3। ये इसका हमारा यूरिन जो मूत्र निकलता है शरीर से, उसके अंदर ये कंपोजिशन होता है, उसका रासायनिक जो उसका संगठन है वो इस तरीके का है। और हमें ये भी पता चला कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जिनको हम यूरिन की फॉर्म में शरीर से बाहर निकालते हैं। राइट, लगभग पर डे के हिसाब से देखा जाए तो हम 180 लीटर जो फिल्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन शरीर से सिर्फ हम लगभग लगभग एक एवरेज एक हेल्दी पर्सन 1.5 लीटर ही बॉडी से बाहर निकालता है एक दिन के 24 घंटे के अंदर। राइट, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई थी। चलिए आज हम देखते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कि क्या क्रियाविधि है जो ये फिल्ट्रेट निकल रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, तो क्या क्रियाविधि है हमारे फिल्ट्रेट की कंसंट्रेट होने की, सांद्र होने की। ये जो फिल्ट्रेट निकला ना आपका, वो कैसे, उसकी सांद्रता कैसे बनी, है ना, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। कहता है मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। तो वो क्या क्रियाविधि है जिसमें हमारा जो ये फिल्ट्रेट, समझ में आ रहा है, फिल्ट्रेट का मतलब जो यूरिन जो आपने बनाया, जैसे आप केमिकल जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हो ना, तो फिल्ट्रेट नीचे बैठ जाता है, फिल्ट्रेट निकालते हो आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जो आपकी परख नली होती है, आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल किए होंगे, उसमें आपको पता होगा। तो वह वही बात, मतलब मैं आपको एक संज्ञा बता रहा हूँ कि अब हमने देखना है कि हमने क्रियाविधि देखनी है कि जो हमारा फिल्ट्रेट निकला वो कंसनट्रेट कैसे हुआ, मतलब सांद्र कैसे हुआ, उसके अंदर ये चीज़ें कैसे कैसे आई। तो कहता है कि मैमल जो जितने भी स्तनधारी जीव हैं, दी एबिलिटी टू प्रोड्यूस, उनके अंदर ये क्या होती है, एक गुण होता है उत्पन्न करने का। क्या उत्पन्न करने का? कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी सांद्र यूरिन को उत्पन्न करने का हर एक स्तनधारी के अंदर गुण होता है। बात समझ आ गई? सांद्र क्यों बोल रहा है? अगर आप इस यूरिन को जल के संदर्भ में देखोगे तो जो जल है ना, जो आपका वाटर है, वो ज़्यादा डाइल्यूट है हैज़ कंपैरिजन टू यूरिन। मतलब यूरिन के सापेक्ष में जो जल है वो काफ़ी तनु है, बहुत पतला है। और यूरिन कैसी है? सांद्र यानी कंसनट्रेटेड है। और वो क्यों है वो हम देखेंगे। कहता है हेंसे लूप एंड वैसा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। वो कहता है जो आपका हेंसे लूप है, जो यू शेप जो हेंसे लूप है, उसके अलावा जो आपकी क्या वैसा रेक्टा, कौन? वैसा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। वो कहता है इस काम में, एक तो हेनले लोफ जो यू शेप का था, और वैसा रेक्टा, वैसा रेक्टा कौन सी, जो उसके साथ साथ में जो ब्लड की कैपिलरी जो लपेटा मार के चलती है ना, पूरा उसको कवर करके चलती है, उस वो कौन सी है? वैसा रेक्टा। समझ आ गई बात? तो कहता है कि हेनले लूप और वैसा रेक्टा प्ले निभाती है एक महत्वपूर्ण रोल इन दिस, मतलब इस काम में। किस काम में? यूरिन को कंसंट्रेटेड करने के काम में। समझ आ गया? तो उसने कहा कि जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर एक गुण होता है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन उत्पन्न करते हैं, सांद्र यूरिन को उत्पन्न करते हैं। और इसको ऐसा करने में हेल्प कौन कर रहा है? एक तो जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो हेनले लूप है और वैसा रेक्टा है, ये दोनों मिलके बहुत अधिक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करते हैं इस काम के अंदर, कि यूरिन हमारी कंसंट्रेटेड उत्पन्न हो। तो वैसा रेक्टा और हेनले लूप आपको याद है, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। एक तो ये हमारा लूप था इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है एक ऐसे जो हमारी वैसा रेक्टा चल रही है, डायग्राम में आप देख सकते हो। ऐसा लपेटा मार के एक जो आपकी वैसा रेक्टा, एक जो कैपिलरी, एक शिरा जो चल रही है, तो इसके अंदर तो ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है ना। और इसके अंदर ये जो आपकी
वैसा रेक्टा ये जो हेनले लूप जा रहा है उसके अंदर तो आपका क्या है, सारा का सारा फिल्ट्रेट है। कुछ चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही हैं, कुछ चीज़ें वापस दी जा रही हैं, तो करते 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 इसको इस तरीके से इस रास्ते से लिया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो आप डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये आपका और अच्छा डायग्राम बनाया हुआ, ये आपका जो येलो कलर का आप देख रहे हो ये क्या है आपका, वोमन कैप्सूल है। क्या है ये, वोमन कैप्सूल है। बीच में क्या है, ग्लोमेरुलस। बीच में क्या है, ग्लोमेरुलस। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं इसको, मेलफिगियन बॉडी। क्या बोलते हैं, मेलफिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल। इसको पूरे कंप्लीट इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेलफिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल। और इसको क्या बोलते हैं, अकेले को, ये येलो येलो कलर का जो दिख रहा है वोमन कैप्सूल, और बीच वाला जो ये जाली बनी हुई है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से ईफ्रंट आर्ट्रियोल आई। ईफ्रंट आर्ट्रियोल अपने साथ क्या लेकर आई, ब्लड लेकर आई, जिसके अंदर सारे वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो छन गए। वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ पानी और न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, बहुत कुछ छन जाता है, क्योंकि जो इस छेद के बराबर होगा वो सारा निकल जाएगा। लेकिन प्रोटीन नहीं आती, क्योंकि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, बाद में ब्लड आगे निकल जाता है। इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा जो ये जो आपकी जो यहाँ पर और लगी होती है, मतलब यहाँ पर तो क्या ब्लड की सप्लाई है ना, ब्लड की सप्लाई पूरी है नलियों के अंदर, इनके अंदर नहीं। इनके अलावा यहाँ पर वो बनी हुई हैं। आप पुराना वाला डायग्राम देखेंगे इसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, तो वो क्या है, वैसा रेक्टा। तो वैसा रेक्टा जो है वो यहाँ से और भी काम करती है, जो यूरिन कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। राइट। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि जैसे आपके पास यहाँ पर ये जो ऑस्मो रेगुलेटरी है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अब ये जो आप देख रहे हो नली, ये बगल वाले नेफ्रॉन की, कि जो यहाँ पे हमारे पास नेफ्रॉन है, इधर भी एक नेफ्रॉन लगा होगा, ऐसे हज़ारों करोड़ों लगे हुए हैं। तो एक कंप्लीट नेफ्रॉन ये पूरा कंप्लीट बना हुआ है इस तरीके से, दिख रहा है आपको। अब इसके हमने पार्ट वार्ट, अब आपको पता है किडनी में ऊपर बाहर वाला पार्ट जो होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, उसके अंदर होता है आउटर मेड्यूला और अंदर होता है इनर मेड्यूला। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो अब ये नेफ्रॉन को ये वैसा रेक्टा को बनाया हुआ है। राइट, ये जो क्या बनाई हुई है, वैसा रेक्टा, ये वैसा रेक्टा को बनाया हुआ है। मतलब एक बगल में ये ब्लड की नली, वो है नलिका है ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया आपको। मतलब ये दूसरा नेफ्रॉन नहीं है, ये बगल में क्या एक वैसा रेक्टा बनाई हुई है, सेम वैसी। और ये क्या आपका नेफ्रॉन है, पूरा एक नेफ्रॉन है, पूरा यहाँ से लेके आता है, ये एक नेफ्रॉन है। और आपको पता है एक जो नली है वो पूरी, मतलब उसको थोड़ा उन्होंने वाइड करके शो कर दिया ताकि ये अब एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा है नहीं। ये क्या है, वैसा रेक्टा एक, क्या है ये, वैसा रेक्टा। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ये पार्टीशन है किडनी का, एक कॉर्टेक्स होता है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होता है मेड्यूला। मेड्यूला के भी दो भाग कर दिए, एक आउटर मेड्यूला, एक इनर जो अंदर की तरफ है, इनर मेड्यूला। इतनी बात समझ आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, ये वैसा रेक्टा और ये नेफ्रॉन। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ से चले, तो अभी देखो उन्होंने पहले ही इसका जो डिवाइडेशन कर दिया है कि किस में कितनी आपकी प्रेशर कितना है इसके अंदर। ये जैसे यहाँ रखा है 300, इतने एरिया के अंदर आपको 300 मिलेगा। उसके बाद जो आउटर वाला उसके अंदर 600 ऑस्मोलैरिटी मिलेगी, और उसके बाद उससे नीचे जाओगे तो 900, और सबसे नीचे जाओगे तो 1200, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे आपके पास आप यहाँ से चले तो ये आया 300, 300 चले। 300 चलने के बाद जैसे जैसे नीचे चले चले जाते जा रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या होगा, 300 है यहाँ पे। अब यहाँ से पानी निकल गया। पानी, आपको पता है कि जो हेनली लूप का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग पार्ट में सिर्फ वाटर ही परमिएबल होता है, बाकी चीज़ें नहीं निकल सकती, है ना। तो यहाँ पर ये पहले 300 थी इसकी कंसंट्रेशन, धीरे धीरे वो जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा तो जो बीच में जितने भी आपके क्या पड़े हुए हैं, विलायक पड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वो गाढ़ा होता जाएगा। तो ये 400, फिर 600, 800, 1000 हो गया, 1200 हो गया। अब क्या हो, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दोबारा से अब इलेक्ट्रोलाइट भी परमिएबल होते हैं, लेकिन पानी को परमिएबल नहीं करता, यहाँ से पानी नहीं निकलता, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट। तो धीरे धीरे फिर जो वो जो गढ़ा हो गया था वो धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है। 900 पानी तो यहाँ निकल ही गया सारा, पानी के अलावा अब यहाँ पर क्या बचे, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जैसे जैसे ऊपर चला गया तो बचा कुछ, अब जो पानी तो है माड़ा मोटा, लेकिन बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ गाढ़ा हो गया। अब वो तत्व निकलने शुरू हो गए जो जरूरी है, चाहिए, जैसे धीरे चले तो NaCl यहाँ से निकलना शुरू हो गया ना। तो ये फिर धीरे धीरे 900, 600 अब घटना शुरू हो गया, 400, 300, ऐसे करते 2000, 200 पहुँच गया। फिर यहाँ से
बचा कुछ अभी भी कुछ रहता है तो NaCl और H2 को बाहर निकाल दिया। बाद में ये क्या आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी पावर होती है कि वो पानी को दोबारा यूज़ कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, यूरिया को ले सकता है। अभी भी मतलब कोई ज़्यादा पानी चला गया है, फिर भी देखो आपकी यूरिन में 95% पानी होता है। पानी को यहाँ भी अब्जॉर्ब करके किया गया, यहाँ भी अब्जॉर्ब किया गया, और मतलब जितना हुआ उतना जो मतलब 99% पानी को अब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बावजूद भी अभी भी मतलब देखा जाए तो हमारी यूरिन में 95% अवेलेबल है। कितनी बड़ी बात है कि कितना पानी, मतलब हमने 180 लीटर पानी मतलब इसका मतलब यहाँ पर डिलीट किया था, लेकिन लास्ट में करते करते वो कितना रह गया, 1.5 लीटर। तो मतलब पानी कितना अब्जॉर्ब किया गया है, फिर भी इसे करते जा रहे हैं, फिर भी कितना बच गया लास्ट में। तो लास्ट में यूरिया को भी किया जाता है और उसमें से फिर वापस यूरिया को यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है, तो लास्ट में यहाँ से आगे यूरिट्रा में भेज दिया जाएगा। क्लियर होगी बात, ये डायग्राम समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा उसकी डिटेल। कहता है, आगे देखते हैं हम इसको। कहता है फ्लो ऑफ फिल्टर, जो आपका फिल्ट्रेट का जो फ्लो है, मतलब कि फ्लो ऑफ फिल्टर मतलब जो आपका धीरे धीरे जो फिल्ट्रेट आगे चल रहा है, जो छना हुआ जो हिस्सा है जो ब्लड में से आपने छाना हुआ है, इन दी टू लिम्ब ऑफ द हेनले लूप, वो दो लिम्स, लिम्ब क्या होते हैं, जो वो खंबे से आप दिख रहे हैं, जो नलियां दिख रहे हैं ना, एक नीचे की तरफ जा रही है, फिर वो यू क्या करती है, यू टर्न मार के ऊपर की तरफ वापस आ रही है। उन दोनों लिम्स के अंदर, जिसे आप हेनले लूप कहते हो, इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको पता है जो वो फिल्ट्रेट का जो फ्लो है वो लिम्ब के अंदर, दोनों लिम्स के अंदर, जैसे आप हेनले लूप कह रहे हो, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। इतना तो आपको पता ही है कि जैसे आप जाते हो तो जो है ये हेनले लूप आ गया, एक बार तो वो नीचे की तरफ जाता है, दूसरी बार वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि दो उसके जो डायरेक्शन है, जो फिल्ट्रेट है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एक बार तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरी बार वो ऊपर की तरफ जा रहा है छनता हुआ। तो कैसी है वो, अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं, फॉर्म ए काउंटर करंट। और वो क्या बना रहे हैं, काउंटर करंट बना रहे हैं, मतलब एक नीचे को जाए एक ऊपर, तो वो काउंटर करंट होगी ना। मतलब ये कैसे जा रहा है, माना कि अगर ये पॉइंट ए से बी जा रहा है, तो ये कहाँ से जा रहा है, वापस बी से ए की तरफ, तो ये अपोजिट होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, और इससे क्या बन रही है, काउंटर करंट तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रही है, काउंटर करंट, मतलब कि लगातार चलने वाली चीज़। द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू टू लिम ऑफ वैसा रेक्टा इज ऑल्सो इन ए काउंटर करंट पैटर्न। वो कहता है इसी तरीके से जो ब्लड का फ्लो है टू लिम्ब ऑफ द वेसा रेक्टा। अब आपको पता है, ये तो आपने बना ली पहले हेनले लूप, इसके अलावा आपके पास एक ब्लड की वो क्या है, ब्लड की नली भी है। ब्लड की नली में भी वही सेम कहानी हो रही है, तो उसमें भी कह रहा है टू लिम्ब ऑफ द वेसा रेक्टा इज ऑल्सो इन दी काउंटर करंट पैटर्न। वहाँ पे भी क्या है, ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है एक बार तो, और दूसरी बार में ऊपर जा रहा है। और हेनले लूप में क्या है, अगर हेनले लूप की बात करें तो हेनले लूप में नीचे की तरफ क्या जा रहा है, फिल्ट्रेट जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ भी फिल्ट्रेट जा रहा है, तो दोनों में एक जैसा काम हो रहा है। जो आपकी ब्लड वाली जो नली है उसके अंदर भी, और जो हेनले लूप है उसके अंदर भी, दोनों के अंदर क्या तैयार हो रहा है, काउंटर करंट पैटर्न तैयार हो रहा है। तो कहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम 300 टू 1200 MOL पर लीटर। तो वो कहता है मोल, ये क्या बोल रहा है, ऑस्मोलैरिटी। वो कहता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो किडनी के अंदर भरा भरा हुआ है, उस फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है, 300 से लेकर 1200 आपकी मोल पर ऑस्मोलैरिटी पर लीटर वो बढ़ती जा रही है। बात क्लियर होगी। तो कह रहा है कि जो आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो किडनी के अंदर जो फ्लूइड भरा है जिस उसका नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है। आपने पढ़ा है ना परासरण दाब, है ना, तो वही होता है ये। तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 से लेके 1200 मीटर ऑस्मोलैरिटी पर लीटर के अंदर वो बढ़ती जा रही है। फ्रॉम सेंटर टू द
फ्रॉम सेंटर टू द इनर मेडुला, मतलब जब आप सेंटर से कहाँ जा रहे हैं, इनर मेडुला की तरफ। और ग्रेडियंट कॉज बाय NaCl और यूरिया, और इसके ये जो और ये ऑस्मोलरिटी किसकी वजह से हो रही है, जो इसके अंदर ग्रेडियंट भरे पड़े हैं, कौन से, NaCl और यूरिया। क्या भरा हुआ है, NaCl और यूरिया। इतनी बात समझ आगे चलते हैं। कहता है लूप ऑफ द हेनले मेंटेन द इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ऑफ द NaCl। वो कहता है जो लूप ऑफ हेनले है उसी की वजह से इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ऑफ NaCl की मेंटेनेंस बरकरार रहती है। मतलब लूप ऑफ हेनले क्या करता है, मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ऑफ द NaCl। NaCl का जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट है उसे मेंटेन करके रखता है। मतलब नली के अंदर जो NaCl का जो ग्रेडियंट, जो तत्व ये जो NaCl भरा पड़ा है, उसके मेंटेनेंस में अपना रोल प्ले करता है कौन, लूप ऑफ हेनले। इतनी बात समझ आ गई। कहते हैं NaCl is transported by the ascending limb of the Henle loop which is exchanged with the descending loop of Vasa recta। वो कहता है जो NaCl ट्रांसपोर्ट किया गया, याद रखना, जो NaCl ट्रांसपोर्ट किया गया असेंडिंग लिम्ब के द्वारा, असेंडिंग कौन सा होता है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी जो ऊपर की तरफ जा रहा है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप। तो NaCl का ट्रांसपोर्ट मतलब उसका स्थानांतरण किया जाता है कब, जो हेनले लूप की जो असेंडिंग लिम्ब है, जो हेनले लूप का जो ऊपर वाला, ऊपर जाती हुई जो नली है, उससे उसको बाहर फेंका जाता है। और विच इज़ एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वैसा रेक्टा। और उसको लिया किसके थ्रू जाता है, जो वैसा रेक्टी की डिसेंडिंग लिम्ब है। इसको डायग्राम में समझ लेते हैं दोबारा से। वो कहता है, इसको देखो आप, वो कहता है कि जो आपका हेनले लूप की जो असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रही है, ये तो डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग है। असेंडिंग लिम्ब के द्वारा बाहर फेंका जाता है, ये बाहर चला गया, किडनी के अंदर आ गया, किस रीजन में आ गया, आउटर मेडुला में आ गया। उस NaCl को जो ये जो आपने बाहर फेंका, उसको जो आपकी वैसा रेक्टा है, उसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो उसे अवशोषित कर रही है। देखो यहाँ पे, यहाँ से वो ले रही है उसको, इस वाले रीजन से NaCl को अंदर खींचा जाता है। बात समझ आ गई। मतलब हेनले लूप की जो आपकी ये इसकी कौन सी है, डिसेंडिंग, और ये कौन सी है, असेंडिंग। असेंडिंग लिम्ब से उसको बाहर फेंक रहे हैं, है ना। लेकिन जो वैसा रेक्टा, जो आपकी ब्लड वाली जो नली है, उसका जो कौन सी वाली है, डिसेंडिंग नली से उसको अंदर ले लिया जाता है। ये असेंडिंग से बाहर फेंक रहा है, ये डिसेंडिंग से ले रही है वापस ब्लड। समझ आ गई बात। तो वो कहता है कि NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा के जो असेंडिंग पोर्शन है उसके द्वारा उसको रिटर्न किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। सॉरी, ये लाइन चल रही थी हमारी कि NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वैसा रेक्टा। तो डिसेंडिंग जो लिम्ब है, इसको यही समझ लेते ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा ही नहीं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो ये तो मेरे पास है हेनले लूप, ठीक है, और ये मेरे पास है ब्लड की जो नली है। ऐसे है एक्चुअल में। बात समझ आ गई। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, अब देखो जो फिल्ट्रेट है आपका, जो फिल्ट्रेट है, जो छना हुआ हिस्सा है, वो ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ और फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। ब्लड के अंदर भी जो ब्लड है, अब आपको पता है ब्लड, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ये ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। और ये ब्लड की जो डायरेक्शन है वो भी कैसे, ब्लड की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से नीचे को जा रहा है, फिर यहाँ से वापस ऊपर को आ रहा है। इतनी समझ आ गई बात, है ना। ये भी इसी की तरह, जैसे पहले नीचे को जाएगा फिर ऊपर को जाएगा। अब वो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो आपका NaCl है, अब NaCl यहाँ भरा है, ये आपका क्या है, आपका फिल्टर। NaCl को वो कहता है कि जो आपकी हेनले लूप की जो असेंडिंग जो ऊपर की तरफ, ये असेंडिंग है, असेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ जाने वाली, और ये डिसेंडिंग है हेनले लूप की। तो इसको यहाँ से बाहर निकाल, यहाँ से NaCl बाहर आ रहा है,
दोनों साइड से, मतलब पूरी तो पाइप है, पाइप में छोटे छोटे बारीक छेद है जिससे NaCl बाहर आ रहा है। ठीक है, इसमें इस जगह पर इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर फेंकने की एबिलिटी है, गुण है कि यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट यानी NaCl बाहर आ गया। उस NaCl को ये असेंडिंग बाहर भेज रहा है, उसको जो ये जो वैसा रेक्टा की जो डिसेंडिंग वाली है ये वाली, उसको यहाँ वापस भेज दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ से NaCl बाहर आया और उसको अब ये वाली जो नली है वैसा रेक्टा की जो कौन सी वाली है डिसेंडिंग, उससे अंदर ले लिया गया, अंदर ले लिया गया। फिर उसका क्या हुआ, NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियल बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वैसा रेक्टा। जब जब वो NaCl इधर अंदर इसमें आ गया, अब उसको यहाँ से बाहर, फिर बाहर अगर जो चाहिए जरूरी तो उसको बाहर भी निकाल सकता है वो यहाँ से। बात समझ आ गया कि वैसा रेक्टा उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत NaCl यहाँ से फिर वापस भेज देती है। इतनी बात क्लियर होगी, चलिए आगे देखते हैं। Second state urea is added to the interstitial medullary fluid in small amount by the diffusing out by the collecting duct। वो कहता है कि जो सेकंड सॉल्यूट है आपका यूरिया, ठीक है सॉरी, जो सेकंड सॉल्यूट आपका दूसरा जो सॉल्यूट है विलायक है यूरिया, उसको दोबारा आपके किडनी का जो इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड है उसमें दोबारा से उसको ऐड किया जाता है, कब थोड़ी सी अमाउंट में, बाय द डिफ्यूजिंग प्रासरण विधि के द्वारा। कहाँ पर किया जाता, आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। मैंने बताया था ना जो कलेक्टिंग डक्ट का निचला हिस्सा है, ये देखो, ये जो कलेक्टिंग डक्ट का ये वाला हिस्सा, यहाँ से यूरिया को थोड़ा बहुत यूरिया को यहाँ से दोबारा से मेडुलरी वाले हिस्से में दोबारा से किडनी की इंटरस्टिशियल वाली जगह में यूरिया को यहाँ से निकाला जाता है, ठीक, थोड़ी सी मात्रा में। यूरिया रिमेनिंग इन द कलेक्टिंग डक्ट इज इवेंचुअली एक्सक्रीटेड आउट। वो कहता है जो यूरिया अब जो बच गया, इसके अलावा अभी भी जो यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट में बचा हुआ उसे हम स्क्रीट आउट यानी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यूरिया री एंटर द असेंडिंग थिन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ द हेनले बाय द डिफ्यूजन। वो कहता है जो यूरिया अभी भी कलेक्टिंग डक्ट से निकली थी ना थोड़ी देर पहले, उसको असेंडिंग के थिन वाले सेगमेंट में फिर से अंदर डिफ्यूज़ कर दिया था। मतलब जो ये बात कर रहा है, कहता है यूरिया जो यहाँ से निकली उसको दोबारा असेंडिंग लिम के इस वाले पोर्शन में दोबारा से अंदर डाल दिया जाता है। मतलब जैसे ये यहाँ से निकला और इसकी फिर से इसको कहाँ डाल दिया जाता है, इसके अंदर हम वापस में इसको अंदर डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ ये फिर आ जाता है। यूरिया री एंटर द असेंडिंग थिन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ द हेनले ऑफ द बाय डिफ्यूजन। इतनी बात समझ आ गई कि यूरिया को री एंटर दोबारा से उसको प्रवेश करवा दिया जाता है असेंडिंग वाली लूप के अंदर, और असेंडिंग थिन सेगमेंट, असेंडिंग जो हमारी लूप है लिम्ब है उसके पतले वाले सेगमेंट खंड के अंदर दोबारा से उसको हेनली लूप में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनली लूप एंड वैसा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। इज लिखा, ये गलत होगा, IS लिखा हुआ है। तो कहता है ये जो आप स्पेशल प्रकार की अरेंजमेंट देख रहे हो हेनले लूप की और जो वैसा रेक्टा की, जो आपस में ऐसे मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और जो किस बात में मदद कर रही है, हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट इन दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम। वो कहता है कि ये हेल्प कर रही है, किस बात में हेल्प कर रही है, टू मेंटेन अ कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। जो आपकी सांद्र जो ग्रेडियंट बना हुआ है उसको मेंटेन रखने में, कहाँ पर, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो आपकी किडनी के अंदर जो मेडुलरी जो हिस्सा है उसके अंदर, वहाँ पर इन तत्वों को बराबर कि कितने भेजने कितने अंदर रखने, इन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान दे रही है। अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन ऑफ द फीडबैक सर्किट। अब बात करते हैं कि कैसे किडनी के सारे फंक्शन के ऊपर, जो ये किडनी काम कर रही है उसके ऊपर रेगुलेशन नियंत्रण कैसे होता है। तो रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन बाय फीडबैक सर्किट, कि कैसे किडनी के इस कार्य के ऊपर, किडनी जो काम कर रही है उसके ऊपर रेगुलेशन नियंत्रण कैसे होता है। एक उसके लिए एक हमारे पास माध्यम है जिसे कहते हैं फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट होता है कि जैसे फीडबैक सर्किट का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको समझना हो, एक सर्किट बनाया गया, जैसे माना कि आपके पानी की टंकी छत के ऊपर, माना कोई होटल है बहुत बड़ा, 10 मंजिला होटल है,
और उसकी छत पे एक बहुत बड़ी टंकी रखी हुई है, ठीक है, और उसमें वो पानी से भर रही है। तो उसके अंदर हम एक एक सायरन लगा दें कि जैसे पानी की टंकी ओवरफ्लो होने लगे वो सायरन बजेगा। सबसे ग्राउंड फ्लोर के वाले कमरे में जो वहाँ पे ऑफिस है वहाँ पर एक वो रेड कलर की बत्ती जगना शुरू हो जाएगी, साथ में म्यूज़िक भी बजेगा कि भाई आपकी टंकी बंद हो गई है, फटाफट उसे बंद कर दो, है ना। वहाँ नीचे एक स्विच होगा, उसे आप ऑफ करोगे तो पानी जो चढ़ रहा था ऊपर टंकी पे वो बंद हो जाएगा। तो ये होता है फीडबैक सर्किट, मतलब जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होते ही आपको एक उसका एक मैसेज मिले कि भाई उसे बंद कर दो, तो इसे कहते हैं फीडबैक सर्किट। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या। तो कहता है पहला जो इसमें आपका इस रेगुलेशन में, इस नियंत्रण में किडनी के इस काम में जो पहला हमारी हेल्प करता है, ये हमने पहले कल भी बात की थी लास्ट लेक्चर में, कंट्रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है किडनी के काम को काम करवाने के लिए। क्या बोलते हैं इसको, ADH, कंट्रोल बाय द एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसमें क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर in the body are activated by the changes, therefore blood volume, blood fluid और आयनिक कंसंट्रेशन। वो कहता है कि जो बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर लगे होते हैं, ये एक प्रकार के हमारे संवेदी सेल्स हैं। संवेदी अंग, मतलब अंग तो नहीं कह सकते, संवेदी जो सेंस को रिसीव करने वाले रिसेप्टर, ग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये जो रिसेप्टर है, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है हमारे अंदर, ग्राही कोशिकाएं, जो मतलब संदेश को रिसीव करने वाली, हम कहाँ होती है, इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड। इन्हें एक्टिवेट किया जाता है, इन्हें त्वरित किया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है। कैसे, और इनकी उत्प्रेरित होने से क्या परिवर्तन आएगा, चेंजेस इन, ये चेंजेस इन है IN, इससे परिवर्तन किस में आ जाएगा, हमारे ब्लड के वॉल्यूम में, ब्लड के फ्लूइड में और आयनिक कंसंट्रेशन के अंदर। जो हमारे रुधिर का जो आयतन है, उसका जो उसके अंदर जो फ्लूइडिटी है, मतलब उसके अंदर द्रव्यता है, उसके अंदर चेंज आएगा। और जो उसके अंदर जो आयंस की, जो उसके अंदर आयन पड़े हुए हैं, उनकी सांद्रता के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर। अगर हमारी उस फ्लूइड में से अधिक मात्रा में फ्लूइड, ज़्यादा मात्रा में अगर क्या हो रहा है, कमी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर से, अगर ज़्यादा मात्रा में हमारा फ्लूइड जो है वो ख़त्म हो रहा है, जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ, अगर वो ज़्यादा मात्रा में यूरिन की फॉर्म में जा रहा है, तो ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू रिड्यूस दी एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो अगर आपको पता है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से चेंज आ रहे हैं, तो अगर ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी से, ज़्यादा पानी द्रव्य जो है वो ज़्यादा अगर शरीर से बाहर जा रहा है, तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ये एक उत्प्रेरण भेजेंगे, स्टिमुलेशन भेजेंगे। किसको भेजेंगे, जो हमारे दिमाग के अंदर, हमारी ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है उसको भेजेंगे और उसको बोलेंगे टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन। वो क्या करेंगे, एंटी, एंटी का मतलब होता है एंटी का मतलब क्या होता है, अंगेस्ट, मतलब उसके उसके खिलाफ खड़ा है। तो उसके खिलाफ जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, ADH को, और जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, दूसरा नाम। तो क्या कहाँ से भेज रहा है वो, फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस से। तो कहता है कि जैसे ही ये जो लिखना है, कंट्रोल बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन, यूरिटिक का तो यहाँ यूरिन से मतलब आ गया, एंटी डायरेटिक मतलब ये कुछ इसका, इसके लिए उल्टा ही करेगा, यूरिन के लिए कुछ उल्टा करेगा। क्या करेगा वो देखते हैं। कहते हैं जैसे ही हमारे हमारे ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, वो जैसे वो एक्टिवेट होंगे तो हमारे ब्लड के वॉल्यूम में, ब्लड के आयतन में और ब्लड की द्रव्यता के अंदर, और जो हमारा ब्लड का फ्लूइड है और जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन आएगा। कैसे, कहते हैं जैसे हमारे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में जो फ्लूइड, जो द्रव्य अगर वो बह गया है, बाहर निकल रहा है, तब क्या होगा कि ये जो स्पेशल टाइप के हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर लगे, ये एक्टिवेट होंगे और संदेश भेजेंगे किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उस संदेश के सापेक्ष में एक हार्मोन को सिक्रीट करेगा जिसका नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। और कहाँ से भेज रहा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ठीक, अब क्या हुआ, उससे क्या होगा, जैसे ही एंटी डायरेटिक हार्मोन फैसिलिटेट, ये क्या सुविधा देगा, जैसे ये हार्मोन सिक्रीट होगा तो ये क्या हमें क्या फैसिलिटी देगा, फैसिलिटेट दी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तेज हो जाएगा। जैसे ही हमारे शरीर से अधिक मात्रा में पानी निकला
अब आपको पता है कि कितना पानी निकल रहा है ना, मतलब 180 लीटर तो हमने अपनी किडनी में फिल्ट्रेट कर दिया। अब उतना पानी हम बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि इतना निकल गया तो हम तो सूख ही जाएंगे, मर जाएंगे। तो उस तब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन एक फैसिलिटी प्रदान करता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। वाटर की क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है। इतनी बात क्लियर होगी? वाटर की क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन करेगा फ्रॉम लेटरल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, मतलब आगे आने वाले सभी ट्यूब के पार्ट में से जितनी भी हमारी जो आगे हेनले लूप्स है या हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ पर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ पर ये पानी का पुनः से क्या करेगा? पुनः अवशोषण करेगा, देयर बाय प्रिवेंटिंग दी डाईयूरिसिस। इससे क्या करेगा? आगे आने वाले सभी पार्ट से वो ट्यूब्यूल के क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन करेगा, देयर बाय प्रिवेंटिंग दी डाईयूरिसिस। और प्रिवेंटिंग मतलब हमें रोकेगा डाईयूरिसिस होने से। डाईयूरिसिस का मतलब बिल्कुल पानी वाली लिक्विड जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जाए, तो ये क्या करेगा? प्रिवेंटिंग डाई यूरिसिस, DIURESIS। तो डाई यूरिसिस को ये रोकता है। आगे, इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। और जैसे ही आपका बॉडी फ्लूइड जो वो इंक्रीज हो गया, जैसे आपके शरीर में पानी की मात्रा पहले जैसे होगी जो पुरानी वाली थी, है ना, फिर से बॉडी का जो फ्लूइड है वो प्रॉपर वे में आ गया, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिखा हुआ आयतन, वैसे ही जैसे पहले से बढ़ गया, तो जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर अब स्विच ऑफ हो जाएंगे, जो पहले उत्प्रेरित हो गए थे वो अब शांत हो जाएंगे। एंड सप्रेस द ADH। और वो क्या करेंगे? ADH के पहले ये ऑस्मो रिसेप्टर संदेश भेज रहे थे, अब ये संदेश नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये स्विच ऑफ हो गए। स्विच ऑफ क्यों हो गए? क्योंकि पानी का लेवल सही हो गया अब बॉडी के अंदर, तो ये जो ADH है वो सप्रेस हो जाएगा, उसका बनना बंद हो जाएगा। तो सप्रेस दी ADH रिलीज टू दी कंप्लीट दी फीडबैक। और ये क्या करेंगे? इसके ADH के बनने को बंद कर देंगे, और इस तरीके से ये जो फीडबैक है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। समझ आ गई बात? फीडबैक, यही फीडबैक थी कि जैसे ही आपकी बॉडी में कमी हुई, उन्होंने संदेश भेजा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस में ने ADH को भेजा हार्मोन को, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो गई। जैसे वाटर दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर अपनी हमारे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा आ गई, ये फिर स्विच ऑफ हो जाएंगे ये जो आपके रिसेप्टर है, और ये फीडबैक कंप्लीट हो जाएगी। तो ADH आल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन। कहते हैं जो ADH है ये किडनी के फंक्शन पर इफेक्ट डालता है बाय इट्स कंस्ट्रिक्टिंग इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। वो कहता है जी ये किडनी के फंक्शन पर इफेक्ट किडनी के काम पर अपना प्रभाव डालता है, और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल है हमारी, जो रुधिर की वाहिका, उसके कंस्ट्रिक्शन, मतलब उसकी उसकी जो उसे कंस्ट्रिक्ट करने का काम भी इसका ही होता है कि इसको कब उसको फैलना है, कब उसको कम होना है ना। उससे क्या होगा? कॉजेज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमुलर ब्लड फ्लो ऑफ GFR। वो कहता है कि ADH जो है वो किडनी के फंक्शन के पर के ऊपर अपना प्रभाव तो डालता ही है इसके काम, क्योंकि जैसे ADH आया तभी तो किडनी ने पानी को दोबारा, जो किडनी की ट्यूब्यूल थी उसने पानी को रीअब्जॉर्ब करना शुरू किया। इसके अलावा ब्लड वेसल के ऊपर भी ये इफेक्ट डालता है। कैसे? कॉजेज, मतलब कॉजेज का मतलब होता है इसके कारणवश, KAUSES, कॉजेज इंक्रीजिंग इन दी ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से ही, एंटी डायरेटिक की वजह से ही ब्लड की जो हमारी धमनियाँ हैं या शिरा हैं, उनके अंदर जो हमारी कैपिलरीज हैं, जो ब्लड की जो रुधिर वाली जो नलिका है, उनके अंदर BP बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा तो उससे क्या होगा? ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड GFR, उससे क्या होगा? कैन इंक्रीज, उससे बढ़ जाएगा जो हमारा ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो है, मतलब वो जो आप जहाँ पर हमारा वुमन कैप्सूल था वहाँ जो छन्ने का रेट है वो तेज़ हो जाता है इसकी वजह से। इन दिस सिचुएशन ऑस्मो रिसेप्टर कैन आल्सो दी प्रमोट थर्स्ट। और इस सिचुएशन में जो हमारे अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे अंदर प्यास को भी जगाते हैं, क्योंकि जैसे आपके अंदर छानने वाली प्रक्रिया बढ़ जाएगी तो हमारे अंदर प्यास भी बढ़ेगी। ड्रिंकिंग रिड्यूस दी ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। पानी पीने के साथ ही जो भी आप ड्रिंकिंग कर रहे हो उस वजह से, मतलब जैसे जैसे पानी पीते जाओगे आपकी ब्लड के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इनहिबिट दी सिक्रीशन ऑफ, और इससे क्या होगा? आपका ADH का जो श्रावण है, सिक्रीशन है, वो इनहिबिट, वो थम जाएगा, देयर बाय कंप्लीटिंग दी फीडबैक सर्किट। और इस तरीके से आपका जो फीडबैक का पूरा एक सर्किट, एक जाल जो बना हुआ है, ये सिस्टम जो बना हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, समझ आ गई? अब आगे देखते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द सिक्रीशन। अब आपको पता है किडनी के अलावा हम भी हमारे शरीर में कुछ और भी अंग हैं जो श्रावण में, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पहला पहला हमारा है लंग्स। ये भी सिक्रीशन में कहता है जो ह्यूमन, एच का मतलब ह्यूमन लंग्स, जो ह्यूमंस के अंग जो आपको लंग्स मिलते हैं, फेफड़े मिलते हैं, एलिमिनेट अराउंड 18 लीटर ऑफ CO2 पर डे। वो कहता है जो आपके ह्यूमन के अंदर जो फेफड़े हैं वो लगभग लगभग एक दिन के अंदर 18 लीटर CO2 को
प्रतिदिन शरीर से बाहर निकालते हैं, एंड अबाउट 400 ml वाटर पर डे। और इसके साथ साथ एक दिन के अंदर लगभग लगभग आधा लीटर पानी, 400 ml जो है वो पानी शरीर से बाहर निकालते हैं। मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें वाटर के छोटे छोटे कण भी जो है मॉलिक्यूल वो भी बाहर आते हैं। डिफरेंट वॉलेटाइल मटेरियल आर आल्सो रेडली इलिमिनेटेड थ्रू दी लंग्स। और इसके अलावा बहुत सारे वॉलेटाइल मटेरियल्स, हमारे जो फेफड़ा है वो बहुत सारे जो वॉलेटाइल मटेरियल जो उड़ सकते हैं, है ना, हवा में, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स को हमारी जो फेफड़े हैं वो इलिमिनेट, मतलब हमारे फेफड़े उसको शरीर से बाहर सांस के माध्यम से, नाक के माध्यम से बाहर निकालते रहते हैं। क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है स्किन। ह्यूमन पोजेस टू टाइप ऑफ द ग्लैंड। वो कहता है ह्यूमन के अंदर, जो मनुष्यों के अंदर दो प्रकार की ग्रंथियाँ मिलती हैं। पहली है स्वेट ग्लैंड, दूसरी है सुबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी जो पसीने वाली ग्रंथि होती है, SWEAT, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड होती है जो पसीना निकालती है अपनी ग्रंथियाँ, वो वाली। कहता है स्क्रीट स्वेट। वो कहता है हमारी जो ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये स्रावित करती हैं स्क्रीट स्वेट, पसीने को बाहर निकालती हैं। कितना, उसमें क्या क्या होता है, 99.5% वाटर होता है, NaCl होता है, लैक्टिक एसिड होता है, यूरिया होता है, अमीनो एसिड होते हैं और ग्लूकोज होता है। और ये दिन में लगभग, अगर आप काफ़ी गर्मी वाली जगह पर रह रहे हो तो लगभग इतना कितना निकाल सकती है ये ग्लैंड्स, 14 लीटर पर डे। 14 लीटर पर डे, एक दिन में 14 लीटर पानी को वो निकाल सकती है। आगे सुबेशियस ग्लैंड, ये क्या करती है, सिक्रीट सीबम। ये स्रावित करती है सीबम को, SEBUM, सीबम। कंटेन वैक्स, स्टेरॉइड्स और अदर। जैसे आपकी नाक है या आपका कान है, कान के अंदर हमने देखा ना वो जो आपके अंदर म्यूकस सा निकलता रहता है, नाक में से, कान में से जो मैल निकलती है उसे कहते हैं सीबम। तो उसके अंदर क्या होता है, वैक्स होती है, मोम होती है। उसके अलावा स्टीरोल्स, STEROLS, एस्टिरोल, STEROL, एस्टिरोल्स होते हैं। और कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ आपके पास एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड। कैसे होते हैं, फैटी, FATTY, ये फैटी लिखा हुआ, फैटी एसिड्स होते हैं। तो कहते हैं जो सुबेशियस ग्लैंड है प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। जो सुबेशियस ग्लैंड है, तेलीय ग्रंथियाँ होती हैं, ये तो होती है पसीने वाली श्वेत ग्रंथियाँ। ये कौन सी होती है, तेलीय ग्रंथि। इनका काम क्या, आपकी स्किन के ऊपर ऑयल की कवरिंग डाल देना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी आप सर्दियों में बैठे होते हो तो ऑटोमेटिक आपकी, आपने क्रीम भी नहीं लगाई है, तेल भी, लेकिन आपकी थोड़ी ऊपर से वो थोड़ी थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है। तो वो जैसे कईयों की ऑयली स्किन भी होती है, फेस बहुत ऑयली होता है, तो ऑयल वो निकलता है सुबेशियस ग्लैंड से। उसमें क्या क्या होता है, वैक्स होता है, स्टीरॉइड्स होता है और कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं। लीवर की बात करें, लीवर क्या है, ये तुम्हारा तीसरा जो ये ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन, श्रावण, जो चीज़ों को उत्सर्जित कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को, मेन साइट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ। ये बोलता है ये भी हमारा जो लीवर है ये भी एक मेन जगह है जो एलिमिनेट कर रही है बहुत सी चीज़ों को शरीर से बाहर निकाल रही है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में कौन होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन। बिलीरुबिन, BILIRUBIN, और बिलीविरिडिन, BILVERDI, बिलीविरिडिन। और इनएक्टिवेट प्रोडक्ट ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स। और ये क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स के जो इनएक्टिवेट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालता है, विटामिन्स को और बहुत सारे ड्रग्स को। ठीक। तो बाइल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, बाइल कैरीज दीज मटेरियल। तो बाइल जूस के अंदर ये सारा कुछ होता है और ये कहाँ पटक देता है, इंटेस्टाइन के अंदर, फ्रॉम वेयर दे एक्सक्रीट विद द फीशियस मैटर। और वो कहता है कि जो आपका, तो वो कह रहा है कि जो ये लिवर है वो लिवर क्या कर रहा है, लीवर का भी एक मेन साइड की तरह काम कर रहा है। जो ये सारे के सारे जितने भी अब मैंने ऊपर आपको अभी बताए, वो सारे के सारे बाइल जूस में डाल के उनको, इन मटेरियल को कहाँ डाल देता है, इंटेस्टाइन के अंदर डाल देता है। और इंटेस्टाइन से आपकी आंत से वो कहाँ निकल जाते हैं, आपके मल के द्वारा, फीशियस, FACE FACES, फीसियस मैटर, यानी जो आपका मल है उसके साथ वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब देख लेते हैं बीमारियाँ कौन कौन सी होती है जो किडनी से रिलेटेड है। कहता है डिसीजेज रिलेटेड विद किडनी, कौन कौन सी बीमारियां जो किडनी से संबंध रखती हैं। पहला है रीनल फेलियर, जो आपका वुमन कैप्सूल है वही फेल हो जाए। कहते हैं रीनल फेलियर क्या है, इट इज़ ए सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द रीनल डिसफंक्शन, ओलिगूरिया, एनूरिया। तो कहता है कि ये रीनल फेलियर का मतलब कहता है कि आपकी किडनी की जो कहते हैं ना फेल होगी, उसमें क्या होता है रीनल फेलियर के अंदर, इट इज़ अ सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम के द्वारा होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय रीनल डिसफंक्शन। यहाँ पर क्या है, जो आपका रीनल डिसफंक्शन हो जाए, जैसे कि उसे कहते हैं ओलिगूरिया, एनूरिया। इसमें कहते हैं सडन राइज इन द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड क्रिएटिन इन द ब्लड। तो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, सडन राइज मतलब अचानक से बढ़ जाना, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट
लाइक यूरिया और क्रिएटिनाइन इन द ब्लड, जब आपके ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनाइन बढ़ जाए, इसे कहते हैं यूरीमिया। क्या कहते हैं? यूरीमिया। इस रोग को कहते हैं यूरीमिया। हुआ क्या कि ये एक सिंड्रोम है, उसमें इसे क्या बोलते, क्या, रीनल फेलियर, मतलब कि आपकी जो रीनल वो डिसफंक्शन हो गई है, काम नहीं कर रही है ना। इसे कहते हैं ओलिगुरिया एनूरिया। इसमें क्या हो रहा है कि सडन राइज, इसे क्या बोलते हैं? रीनल डिसफंक्शन को क्या कहते हैं? रीनल डिसफंक्शन को ओलिगुरिया एनूरिया, मतलब कि सडन राइज हुआ एकदम से, जितने भी जो जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो आगे जाने चाहिए थे ट्यूब्यूल, वो कहाँ है आपके? वो ब्लड में ही है अभी भी। कौन कौन? यूरिया, क्रिएटिनाइन। जब ये बढ़ जाए ब्लड के अंदर तो उसे कहते हैं यूरीमिया। दूसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, इसमें क्या होता है? इज अ डिक्रीज व्हेन ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो कहता है ये जो इज़ अ डिसीज़, ये एक बीमारी है। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस क्या है? इज़ अ डिसीज़, सॉरी, इज़ अ डिसीज़ वेयर, ये कब होगा? ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी, जब कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए और इंजरी, ये एक बीमारी है। कैसे? व्हेन ड्यू टू द इन्फेक्शन, जब कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए या इंजरी हो जाए, किसके अंदर? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ थी? जो आपकी ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम और जो आपकी वुमन कैप्सूल की जो एपिथेलियम थे उनकी, उसके बीच में थी बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस प्रोग्रेसिवली लीड टू द रीनल फेलियर और डेथ। कहता है इस बार बार इसमें जलन होने से क्या होगा? जो ग्लोमेरुलस है उसमें आपको जलन होगी और धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, लीड टू दी रीनल फेलियर। इससे आपका बाद में जो रीनल फेलियर हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू दी डायबिटिक मिलिटस। वो कहता है कि जो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, NEPHROPATHY, डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है? ये होता है इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, ये जो कॉम्प्लिकेशन हुई है किसकी वजह से हुई है? ड्यू टू दी डायबिटीज़ माइलिटिस। ये डायबिटीज़ माइलिटिस की वजह से हुई है। इसमें होता क्या है? वेयर द किडनी प्रोग्रेसिवली गेट डैमेज, धीरे धीरे किडनी आपकी डैमेज होती जाती है, लीडिंग टू द डेथ अल्टीमेटली ड्यू टू दी रीनल फेलियर, और बाद में आपकी डेथ हो जाती है जब आपका रीनल फेलियर हो जाता है। लास्ट आपका यूरोलिथियासिस, UROLITHIASIS, यूरियोलिथियासिस। फॉर्मेशन ऑफ द कैलिकुली स्टोन आर मेड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन और कैल्शियम ऑक्सलेट। वो कहता है कि बन गई हैं यूरोलिथियासिस क्या होता है? स्टोन, आप बोलते हैं ना स्टोन बन गई है, तो फॉर्मेशन ऑफ द कैलिकुली, कैलिकुली मतलब स्टोन बन जाती हैं। और ये किसके स्टोन बने होते हैं? कैल्शियम के, फॉस्फेट के, यूरिक एसिड के, सिस्टीन के और कैल्शियम ऑक्सलेट के। कहाँ बनते हैं? इन द यूरोजेनिटल ट्रैक एट एनी पॉइंट। जितना भी आपका यूरोजेनिटल ट्रैक है, मतलब आपकी जो मूत्र वाली जो नली है उसके अंदर कहीं पर भी ये स्टोन बन सकते हैं, और उससे फिर आपको पता ही है कि आपको कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज हमने अपनी फर्स्ट यूनिट के दोनों टॉपिक यानी डाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजी और डाइजेशन ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि पाचन वाला, पाचन की कार्य की और उत्सर्जन की कार्य की को कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू सो मच। एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।